छोटे टॉपिक्स कवर किए थे और उसमें से चीज ये थी कि मैक्सिमम चीजें आप लोगों को पहले से आती थी। तो आज की क्लास भी हमारी कुछ इसी तरह की है। हमने छोटे छोटे टॉपिक्स ही कवर करने और मैक्सिमम चीजें आप लोगों को पहले से ही आती हैं। तो रिलैक्स कि हमारा कंटेंट अगर इतना ज्यादा है तो स्टूडेंट्स घबराए ना कि हम इतना सारा पढ़ें। मैक्सिमम चीजें आप लोगों को आती हैं, बस छोटी मोटी चीजें चुन्नी मुन्नी सी आप लोगों को आज नहीं सीखनी है, तो वो हम अभी शुरू करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, रेपो हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लोर कर ली थी और आपका जो सारा कंटेंट है वो रेपो में ही है। आप गूगल पे आके लिखेंगे, मैंने हालांकि हमारे डिस्कॉर्ड चैनल में पिन मैसेजेस में इसको लगा भी दिया इस रेपो को। आप गूगल पे आके सिंपली लिखेंगे लर्न टाइपस्क्रिप्ट पैनावर्स और पहली ही टाइपस्क्रिप्ट की रेपो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये चीजें जब तक ये लोड होती है हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं और हम चीजें भी जो है वो इसी में से कवर कर रहे हैं। अगर किसी ने अपने कीमती टाइम निकाल के इस रेपो को देखा हो घर जाके तो उसे पता चला होगा कि हमने मैक्सिमम चीजें इस रेपो में से कवर कर ली है। ठीक है। अच्छा, एक बात ये बताए, क्विज की तैयारी किसने शुरू कर दी ईमानदारी से? लड़कियां ज्यादा है, लड़के कम है एज यूजुअल, क्योंकि लड़कियां थोड़ी ज्यादा पढ़ाकू होती हैं तो लड़कियों ने तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने अपनी टॉपिक क्या किया था? इनम्स। कोई इनम्स और टपल्स। कॉन्स्टिनम्स भी कर लिया? नो सर। कॉन्स्टिनम्स नहीं करा था, पर छोटा सा एक डिफरेंस है, अभी हम देख लेते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, तो कोई बताएगा इनम्स क्या था? जी बताएं। सही है। आप सही है तो जी, सॉरी, अच्छा बिल्कुल सही है। तो दो तीन स्टूडेंट्स ने इनपुट किया और बिल्कुल सही दिया कि इनम्स का मतलब होता है प्री डिफाइंड वैल्यूज, जो मैं पहले से बताऊं। इसका सिंटेक्स क्या है? इनम फिर इनम्स के बाद इनम का नाम मैंने यहाँ लिख दिया। अब इनम का मतलब हम तो ये एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, ठीक है, तो पेट्रोल पंप पे एक बोर्ड लगा होता है, वहां पहले से ही वैल्यूज लिखी हुई होती है। किस चीज की? एक पेट्रोल की और एक डीजल की। और हमने ये भी देखा है कि एक तो हम ये कर सकते हैं, फिर हम उसको स्ट्रिंग और नंबर्स भी असाइन कर सकते हैं। अब जैसे हम पेट्रोल पंप पे गए, वहां पे बोर्ड लगा हुआ है, उसमें पेट्रोल लिखा हुआ है, पेट्रोल का रेट लिखा हुआ है, और डीजल लिखा हुआ है और डीजल का रेट लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स वो पेट्रोल पंप पे तो यही दो वैल्यूज होंगी, कोई चिकन टिक्का का रेट तो होगा नहीं वहां पे। तो ये एग्जांपल आप इनम में रख सकते हैं। मैंने लिखा है इनम और यहां लिख दिया फ्यूल। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, और यहां मैंने लिख दिया पेट्रोल, कॉमा सेपरेटेड ये वैल्यूज होती हैं, कॉमा लगाया और मैंने यहां पे लिख दिया डीजल। ठीक है जी। इसको मैं क्या कर सकता हूं? वैल्यूज भी असाइन कर सकता हूं। मैंने यहां लिख दिया ₹270 और अब एक को वैल्यू असाइन कर दी तो दूसरी को भी करनी पड़ेगी। यहां पे मैंने लिख दिया ₹300। ठीक हो गया जी। अब इनम यहां मैंने डिक्लेयर तो कर दिया, इसको यूज कैसे करूं? थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं। console.log। अब जाहिर सी बात है मैं इसको किसी वेरिएबल को भी असाइन कर सकता हूं, जैसे हम इंटरफेस टाइप एलियास वगैरह को असाइन कर रहे थे। इसको मैं कैसे यूज करूं? मुझे डीजल को एक्सेस करना है, इसकी वैल्यू को, तो क्या करो? फ्यूल डॉट डीजल। तो मेरे पास डीजल आएगा लिखा हुआ कंसोल में या ₹300 आएगा? ₹300 ऐसा आप लोग कह रहे हैं। देखते हैं नोड ऐप, ₹300 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये मेरे पास एक फायदा है किसका? इनम्स का। अब एक चीज होती है, अच्छा एक और चीज, इसको मैं अगर रिमूव करूं तो हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि इसको मैं इंडेक्स के जरिए भी एक्सेस
कर सकता हूँ। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग फ्यूल डॉट पेट्रोल। अब पहले कंसोल में क्या आएगा, दूसरे कंसोल में क्या आएगा? पहले में जीरो, पहले कंसोल में अब जाहिर सी बात है मेरे पास वैल्यूज नहीं है तो इंडेक्सेस आएंगे। तो 0 1 आएगा या 1 2 आएगा? 0 1 आएगा। अच्छा देख लेते हैं। तो मेरे पास 0 और 1 आ गया। क्यों? क्योंकि इसके इंडेक्सेस भी एरे की तरह 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 इंक्रीमेंटल बाय 1 होते हैं और जितनी लंबी वैल्यूज होंगी, जितनी ज्यादा वैल्यूज होंगी, इंक्रीमेंट बाय 1 लगता चला जाएगा। ये था हमारा इनम्स। एक चीज होती है कॉन्स्ट इनम्स। सिंपल, कुछ नहीं करना आपने, ये सब सेम रहेगा। इनम से पहले आपने कॉन्स्ट लगा देना है, बस। ये हो गया आपका कॉन्स्ट इनम। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको इस तरह तो एक्सेस कर लिया। एक और इसका वे था एक्सेस करने का कि आप इनम्स को थ्रू इंडेक्सिंग भी इस तरह कर सकते थे। ठीक है, मैं इसको हटा के दिखा। तो देखिए ये एक्सेसिबल है कि आप इसको इंडेक्स के थ्रू नॉर्मल इनम्स को इंडेक्स की तरह भी एक्सेस कर सकते थे। अब ऑफ कोर्स मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पे पेट्रोल आ जाएगा, ये आप सबको पता है। लेकिन कॉन्स्ट इनम्स में क्या होता है, आपने लिखा कॉन्स्ट। अब देखिए ये इंडेक्स में मुझे कुछ एरर दे रहा है। अब कॉन्स्ट इनम मेंबर कैन ओनली बी एक्सेस यूजिंग अ स्ट्रिंग लिटरल। इसका मतलब ये है कि भैया मेरे पास जो कॉन्स्ट इनम्स होता है ना, वो इंडेक्सिंग से एक्सेस नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू से एक्सेस होता है। देखिए मैंने यहाँ कॉन्स्ट इनम लिखा है। पहले मैं काम कर रहा था इनम्स में, अब मैं काम कर रहा हूं किस पे? कॉन्स्ट इनम्स पे। तो कॉन्स्ट इनम्स पे और इनम्स में एक छोटा सा डिफरेंस ये कि जो कॉन्स्ट इनम्स होते हैं ना, वो इंडेक्सिंग के थ्रू ऐसे एक्सेसिबल नहीं होते, वो इस तरह अपनी वैल्यू से एक्सेस होते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है सारे रूल्स यहाँ पे वही है, सारे तौर तरीके मेरे पास वही है कि मैं पेट्रोल को भी यहाँ वैल्यू असाइन कर दूं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 270 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 300। सब चीज मेरे पास सेम है, बस इनम्स और कॉन्स्ट इनम्स में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि इनम्स जो है, कॉन्स्ट इनम्स जो है वो इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस नहीं होते। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज थी। अब हम जल्दी से इसको अपने पास नोट डाउन करें, बल्कि काम करके एक्सरसाइज करें। यूजर जिसका वही है जो पहले था, बस मेरा आपको, हमने जैसे पहले डिस्कस किया था ना एरे पढ़ते हुए कि अगर बहुत सारी वैल्यूज हो तो इंडेक्सिंग गिनने कौन बैठेगा। तो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल ये हो सकता है कि आप कॉन्सिनम यूज करें और उसको इस तरह से वैल्यूज के थ्रू एक्सेस करें। हमने एरे में देखा था ना, अगर हमारे पास लंबी चौड़ी लिस्ट है तो हम इंडेक्स को कैसे गिनेंगे, हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में तो भाई इतने सारे डाटा होंगे आपके पास। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था 50,000 स्टूडेंट्स हैं। अब आपको किसी को एक को टाइम चेंज कराना है, तो अब आपका डाटा में इंडेक्सिंग के थ्रू गिनने बैठूं तो मेरे लिए तो ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। पता नहीं आपका इंडेक्स क्या होगा, 22,435, क्या अजीबो गरीब इंडेक्स होगा। तो आज से बेहतर ये कि मैं आपके नाम को, आपके रिकॉर्ड को थ्रू ऐसे एक्सेस करूं, ये इजी है। अब आप लोग एक एक्सरसाइज करें। इनम बना है टाइम स्लॉट का, आपको पता है इनम्स क्या होता है, पहले से वैल्यू आएंगे और इनम्स की वैल्यू रखें आप इनम, उसमें आप रखें मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। लास्ट टाइम कर लिया था ये? अच्छा, फिर तो एक ही बात है, आपने कर लिया था तो इनम्स की जगह आपने कौन सी यूज करनी। अच्छा, एक काम करें, आप एक मेन्यू बनाएं, रेस्टोरेंट का मेन्यू बना लें और मेन्यू में कोई भी 2-3 आइटम्स रख दें। आप कोई भी आपने आइटम्स रख दी, जैसे आप इनम की क्या वैल्यू आप रखेंगे, आपने रख दिया टिक्का, आपने रख दिया बीफ कोडी। दोपहर के इस खाने के टाइम पे मैं ये नाम ले रहा हूँ, लेकिन हमें तो भी पढ़ाई करनी है। ये आपने इनम्स की वैल्यू रख दी और इसके सामने इसकी प्राइस असाइन कर दें और फिर उसको कंसोल में एक्सेस करके देखें कौन सी इनम्स के जरिए।
ठीक है, और कोई एरर आ रहा है तो सवाल पूछो। ठीक है, चलें जल्दी से करेंगे। तो हमारे पास एक इनम बन चुका है, एक कॉन्स्ट इनम बना है जिसमें आपने रेस्टोरेंट का मेन्यू बनाया है। ठीक है जी, अब अपना कोड मैच करें। क्या आप सबने इसी तरह लिखा है? यस सर। पक्की बात है? यस। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। चले गुड, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्ट पैरामीटर्स। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्ट पैरामीटर्स। ये हम यूज करेंगे फंक्शंस में। ठीक है, आज तक हमने क्या पढ़ा था? जितने पैरामीटर उतने आर्ग्यूमेंट। सही है, अगर दो पैरामीटर है तो दो आर्ग्यूमेंट, अगर दो पैरामीटर है और अगर हमने तीसरा असाइन करने की तो वो ऑफ कोर्स हमें नहीं करने देगा। रेस्ट पैरामीटर्स का कुछ यूं कॉन्सेप्ट है कि जब आपके पास इनडेफिनेट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो। इनडेफिनेट मतलब अनलिमिटेड। जब आपके पास अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स की एक रिक्वायरमेंट आ जाए तो आप लोग रेस्ट पैरामीटर्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन में यूज होगा। अब आप लोग फंक्शंस का सिंटैक्स बताएं। फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉलेट। ठीक है, अब जैसे हमारे पास वॉलेट होता है ना, अब हमें थोड़ी पता है वॉलेट एक फंक्शन है। ठीक है, वॉलेट एक मेरे पास फंक्शन है। अब हमें थोड़ी पता है आप वॉलेट में कितनी चीजें रखेंगे। लड़कों के केस में वॉलेट है, लड़कियों के केस में पर्स होगा। अब कुछ लोग होते हैं जो वॉलेट में सिर्फ अपनी करेंसी रखते हैं और एनआईसी रखते हैं। ठीक है, तो वॉलेट एक फंक्शन है और करेंसी और एनआईसी उसका क्या है? आर्ग्यूमेंट। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वॉलेट में अपनी करेंसी रखते हैं, पैसे रखते हैं, एनआईसी रखते हैं, एटीएम कार्ड रखते हैं, लाइसेंस रखते हैं, हर चीज रख लेते हैं। ठीक है, तो इट मींस वॉलेट एक फंक्शन है, पर्स एक फंक्शन है और उसके अंदर कितनी चीजें आएंगी वो हमें नहीं पता, यानी इनडेफिनेट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो इस केस में हम रेस्ट पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात कि रेस्ट पैरामीटर्स जब भी लगेंगे ना, पैरामीटर लिस्ट के आखिरी में लगेंगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि ऐसा क्यों। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन क्रिएट हो गया वॉलेट के नाम का। अच्छा, सेम चीज एरो फंक्शंस में भी हो सकती है। आप ये मत समझिएगा कि मेरे फंक्शन का कीवर्ड लिखा है तो ये सिर्फ इसमें होगा। सेम चीज एरो फंक्शंस में भी हो सकती है। मैंने यहाँ लिखा वॉलेट, सबसे पहले लिख दिया कलर, इसकी टाइप डिफाइन कर दी स्ट्रिंग। इसके बाद लगाऊंगा मैं कॉमा और उसके बाद अब मैं लगा लेता हूं यहाँ पे क्या? अपना रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर को लगाने का एक छोटा सा तरीका है, वो अलग है। वो ये है कि आप सबसे पहले लगाएंगे 3 डॉट। 3 डॉट लगाने के बाद आपके पैरामीटर का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया ARGS, यानी आर्ग्यूमेंट्स। आप कुछ भी रख सकते हैं, ABCD रख ले, XYZ रख ले। मैंने यहाँ पे ARGS रख लिया। क्या कॉलन? हाँ, एक सेकेंड। इसके बाद एक चीज, ये रेस्ट पैरामीटर्स की जो टाइप होती है ना, हमेशा एरे होती है। क्या होती है? एरे होती है। क्यों होती है, कोई बताएगा? क्योंकि उसमें एक से ज्यादा वैल्यूज होती है, तो ऑफ कोर्स वो एरे होगा। वो स्ट्रिंग का एरे हो, नंबर का एरे हो, बूलियन का एरे हो, ये आपके ऊपर है, यूनियन हो, कुछ भी हो। फिलहाल हम स्ट्रिंग का एरे रख लेते हैं। मैंने लिखा कॉलन स्ट्रिंग और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये क्या हो गया? मेरे पास एक फंक्शन क्रिएट किया मैंने, इसमें कलर का और पैरामीटर रखा और इसमें एक रेस्ट पैरामीटर रखा। रेस्ट पैरामीटर को लिखने का तरीका सबसे पहले आप लगाएंगे 3 डॉट, उसके बाद पैरामीटर का नाम और उसके बाद पैरामीटर की टाइप। आगे चलते हैं, यहां तक किसी का कोई सवाल है? ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ। इसको फिलहाल ARGS को कर लेता हूँ क्योंकि मुझे रेस्ट पैरामीटर का नाम है। अब इसको मैं कॉल करूंगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर दिया वॉलेट करके। अब वो तरीका तो अपनी जगह पर, वो उसूल अपनी जगह पर कायम कि सीक्वेंशियल वाइज चलेगा कि भाई पहला आर्गुमेंट पहले पैरामीटर के लिए होगा। तो मैंने कलर का नाम रख दिया यहाँ पे रेड, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप है डबल कोट्स। अब कॉमा लगा के जो मेरा दूसरा पैरामीटर है ना, वो है रेस्ट पैरामीटर।
इसका मतलब ये है कि जो दूसरा आर्गुमेंट होगा वो मेरा रेस्ट पैरामीटर के अंदर जाएगा। यहां पे मैंने लिख लिया फॉर एग्जांपल करेंसी। ठीक है, ये तक हम यहां तक हम सबने पढ़ा। अब मैंने क्या कहा, रेस्ट पैरामीटर का मतलब इनडेफिनेट आर्गुमेंट्स यानी अनलिमिटेड। पहले क्या होता था, दो आर्गुमेंट पैरामीटर होते थे, तीन लगाता था, एरर आ जाता। इनडेफ लेकिन रेस्ट पैरामीटर में अब आपको एरर नहीं आएगा। मैंने यहाँ कॉमा लगाया, स्ट्रिंग करा और यहाँ पे लिख दिया NIC। देखिए कोई एरर नहीं आ रहा। ऊपर मेरे पास दो पैरामीटर है, कलर और रेस्ट पैरामीटर आर्गुमेंट। यहां पे मैंने लिख, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, अदर्स कर दिया मैंने। ठीक है, ऊपर पैरामीटर दो है लेकिन अब नीचे आर्गुमेंट तीन है। इसका मतलब ये रेस्ट पैरामीटर है मेरा। अच्छा, दूसरा जो मेरा आर्गुमेंट है वो रेस्ट पैरामीटर, इसके आगे जितने भी आर्गुमेंट्स आएंगे ना वो सब के सब रेस्ट पैरामीटर में जाएंगे। मैंने लिखा करेंसी, NIC और यहाँ पे लिख दिया ATM कार्ड। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को रन करता हूं और मेरे पास देखें ये रिजल्ट क्या आ रहा है, करेंसी, NIC और ATM कार्ड आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने कंसोल क्या करवाया है, अपना रेस्ट पैरामीटर। क्या कंसोल करवाया है? अपना रेस्ट पैरामीटर को मैंने कंसोल करवाया है। तो मेरे पास ये करेंसी, NIC और ATM कार्ड कंसोल में आ रहा है। अब देखें यहाँ पे कि ये एरे में आ रहा है। ठीक है, वही बात कि इसकी टाइप जो होती है वो क्या होती है, एरे होती है। तो ये यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आप लोग एक बात बताएं, इस कोड को देखें और एक ठीक है, यहाँ पे मैं ले आया, इसको दोबारा सुन लीजिए। मैंने एक फंक्शन बनाया वॉलेट, उसमें एक पैरामीटर रख दिया कलर और एक रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर को लिखने का तरीका है 3 डॉट। ठीक है, 3 डॉट लगाए, रेस्ट पैरामीटर का नाम और उसकी टाइप, और इसको यहाँ पे लाके मैंने कंसोल करा दिया। वही उसूल है कि सीक्वेंशियल वाइज चलेगा। पहला जो पैरामीटर आर्गुमेंट है वो पहले पैरामीटर के लिए। तो जब आप कलर को कंसोल कराएंगे ऑफ कोर्स आपके पास रेड आएगा। इसके बाद मैंने कराया करेंसी, NIC और ATM कार्ड। ये सारे आर्गुमेंट्स मेरे रेस्ट पैरामीटर में जाके स्टोर होंगे। अब इस कोड को देखते हुए आप एक एक्सरसाइज परफॉर्म करें। अच्छा, एक बात बताएं कि ये रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज हो सकता है? दिमाग लगाए थोड़ा अपना जादू। भाई फंक्शन है कि सॉरी हाँ फंक्शन है कि उसमें मल्टीपल चीजें जा रही है। अपना दिमाग लगाए जादू। जी, आपने हैंड रेस किया किसके अंदर? स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के अंदर। कैसे? आपकी आवाज थोड़ी नहीं आ रही। अच्छा, और कोई यहाँ से तब तक बताएगा? बताए भाई, बैक पे ये एग्जांपल तो बताइए। हैंड रेस करें बस। जी जी, सही है। और आप कुछ कह रही थी? आप कुछ कह रही थी? अच्छा, ठीक है, हो सकता है। इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये हो सकती है कि आप सबने ईमेल तो किया ही होगा। ईमेल तो किया ही है ना, वहां मल्टीपल फाइल्स अटैच करके भेज सकते हैं। ऐसा होता है नहीं होता है? तो ये वहां यूज हो सकता है कि एक फंक्शन है फाइल अटैच करने का। अब उसमें कितनी फाइल्स आएंगी ये आपको नहीं पता, तो ये आप रेस्ट पैरामीटर्स में यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है कि जब आपको व्हाट्सएप के ऊपर इमेजेस भेजनी होती है तो आप क्या करते हैं? मल्टीपल इमेजेस भेज सकते कि नहीं भेज सकते? तो ये वहां पे यूज हो सकता है। एक आपका बिल्ट इन फंक्शन भी है जो रेस्ट पैरामीटर है, जो आप पहली क्लास से यूज कर रहे हैं। वो कौन सा है? कौन सा है? कंसोल। देखिए यहां पे मैंने कंसोल डॉट लॉग किया हुआ है लाइन नंबर 2 पे। जैसे ही मैं लॉग के ऊपर अपना माउस ले गया, ये देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, 3 डॉट और इसकी टाइप। यानी कंसोल डॉट लॉग पे एक ऐसा फंक्शन है जिसमें रेस्ट पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं। इसको मैं यूज करके भी दिखा दूं। ये देखिए कंसोल लॉग में मैंने एक चीज लिख ली,
यहाँ पे मैंने कॉमा डाल के हेलो भी लिख लिया, यहाँ पे मैंने एक नंबर भी लिख लिया, यहाँ पे मैंने हो सकता है एक फंक्शन भी लगा सकता हूँ, एरो फंक्शन लगा दिया मैंने जो कि मुझे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग भी आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि रेस्ट पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है, यानी ये कंसोल डॉट लॉग का आपने फंक्शन लगाया, अब आप जितनी मर्जी चाहे उसमें पैरामीटर्स असाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, जैसे पुश है, आप पुश को यूज करते हुए जितनी चाहे एक ही पुश में वैल्यूज ऐड करते चलिए जी। तो अब आप एक काम करें, इस चीज को, इस कोड को देखें और इसको देखते हुए एक फंक्शन बनाएं फाइल अपलोड के नाम का, ठीक है, उसमें रेस्ट पैरामीटर्स को यूज करें और उसमें आर्ग्यूमेंट्स आप दे दें फाइल 1 और फाइल 2 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ आप कर सकते हैं। चले जल्दी से फंक्शन बनाएं। बिल्कुल सही लिखा गया है, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो देखिए मेरे पास आर्गुमेंट उसमें क्या आ गया, कंसोल में फाइल 1 और उसके बाद फाइल 2 फाइल 3 मेरा रेस्ट पैरामीटर्स में है। ठीक है जी, अब क्या करें, आप लोग सबने अपना फंक्शन इसी तरह परफॉर्म किया है? यस सर। सबका रिजल्ट इसी तरह आ रहा है? यस सर। चले नाइस। किसी का कोई सवाल है इस पॉइंट तक? ठीक है, अच्छा चले कॉपी कर लिया, जल्दी से इसको कॉपी करें, फिर हम आगे चलते हैं ऑप्शनल पैरामीटर। सब किसी का कोई सवाल है इस पॉइंट तक, पीछे वाले आगे वाले? अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं है चले नाइस, ठीक है। पैरामीटर्स का मतलब होता है आप उसमें वैल्यू असाइन करें या ना करें, वो होते हैं ऑप्शनल पैरामीटर। जैसे आप कभी कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जिसके सामने ब्रैकेट में लिखा होता है ऑप्शनल। उस ऑप्शनल का क्या मतलब होता है कि आप उस फील्ड में अपना इनपुट दें तो भी ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है। इट मींस ऑप्शनल पैरामीटर्स का ये मतलब होता है कि आप उसमें वैल्यू असाइन करें या ना करें, वो होते हैं ऑप्शनल पैरामीटर। सॉरी क्या? हाँ, ऑप्शनल चेनिंग एक डिफरेंट चीज है, वो जब आप एक्सटर्नल डाटा गेट करते हैं ना तो फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि अगर इन केस अगर डाटा अनडिफाइंड हो पहले से, उसकी वैल्यू थोड़ी देर बाद आए, जैसे एसिंक्रोनस में होता है, तो वो ऑप्शनल चेनिंग कहलाती है। पढ़ेंगे अभी हम एसिंक्रोनस भी पढ़ेंगे। एसिंक्रोनस बिल्कुल है, अगली क्लास में पढ़ेंगे, कोर्स में भी है और इसी क्वार्टर में ही है। एरे आता है। अच्छा, ये एरे है, इसको आप स्ट्रिंग में कैसे करेंगे, कोई बताएगा? जी ज्वाइन का मेथड आ गया जी, और कोई बताएगा? जी आप। अच्छा, और ठीक है, तो 3 स्टूडेंट्स ने अपना इनपुट दिया, 2 का इनपुट ये था कि आप एक बिल्ट इन फंक्शन होता है एरे का डॉट जॉइन, आप जॉइन लगाएंगे तो क्या होगा, वो जो एरे है वो स्ट्रिंग में आ जाएगा। और उसके बाद एक और इनपुट दिया गया कि आप 2 लोकल स्ट्रिंग कर लें। ठीक है, तो 2 चीजें हमारे सामने आ गई। अच्छा, तो अभी 2 मेथड्स बताए गए, एक जॉइन बताया गया, पहला मेथड जो कि एरे को आपकी स्ट्रिंग बनाएगा, लेकिन उसका यूज करने का तरीका अलग है, वो आप लोगों का होमवर्क। दूसरा तरीका बताया गया 2 लोकल स्ट्रिंग, बताया आपने 2 लोकल स्ट्रिंग, इस तरह से ये 2 मेथड्स होते हैं जो आप इन पे चला सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क है कि आप इस एरे को
जो कि हमारे पास इस तरह आ रहा है, फाइल 2 और फाइल 3 एरे में आ रहा है, इसको आप नॉर्मल स्ट्रिंग किस तरह करते हैं। ठीक है, हम चलते हैं आगे अपने ऑप्शनल पैरामीटर की तरफ। ऑप्शनल पैरामीटर का मतलब आपने सुन लिया कि उसमें आप आर्गुमेंट दें या ना दें, कोई मसला नहीं आएगा जी। अच्छा, रिक्वायरमेंट ये थी कि ये आपके जो आउटपुट आ रहे हैं ऑप्शनल सॉरी रेस्ट पैरामीटर के, ये एरे में आ रहे हैं। अब इस एरे को स्ट्रिंग में कैसे करना है, जैसे नॉर्मली हमने जो पैरामीटर्स पढ़े थे वो नॉर्मल स्ट्रिंग या नंबर में आ रहे थे, ये तो एरे में आ रहा है, तो ये नॉर्मली एक्सेसिबल सही तरह से तो है ही नहीं। ठीक है, अब इसको स्ट्रिंग में करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। एक डॉट जॉइन का मेथड है जो एरे पे चलता है, और एक अभी बताया गया कि टू लोकल स्ट्रिंग है। दूसरा वाला मेथड लोकल स्ट्रिंग का मैंने यूज नहीं किया, आप वो करके देख ले, हो सकता है उससे भी हो जाए। मैंने तो हमेशा डॉट जॉइन से ही किया। तो ये आपके पास दो मेथड्स है, कौन से, डॉट जॉइन और टू लोकल स्ट्रिंग। तो ये आप करके देख सकते हैं, ये लिखे हो, ये आपको होमवर्क है। आप घर पे जाए सुकून से थोड़ी सर्चिंग करें, गूगल करें, हो जाएगा। ये होमवर्क है, होमवर्क मैं करूंगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑप्शनल पैरामीटर। हो जाएगा, आसान है, मुश्किल नहीं है। आपने लिखा फंक्शन ऑप्शनल पैरामीटर पे, अब हम चलते हैं। मैंने लिखा फंक्शन, और फंक्शन का नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर्म। राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट सारी बातें बंद, सारा फोकस स्क्रीन पे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर डिफाइन किया नेम का, टाइप रख दी स्ट्रिंग। अब मैंने कॉमा लिखा है, कॉमा लगाया, और एक पैरामीटर लगाया फीडबैक के नाम का। हो सकता है मैं फीडबैक ले लूं, मैंने एक फॉर्म बनाया, उसमें मैंने भाई कहा कि भैया अपना नाम बताओ और अपना फीडबैक दो। अब आपकी मर्जी, आप फीडबैक दें या ना दें, तो उसके लिए क्या होगा, ऑप्शनल पैरामीटर यूज होगा। क्या यूज होगा, ऑप्शनल पैरामीटर। आपने लिखा पैरामीटर का नाम, पैरामीटर के नाम के फौरन बाद आपने लगाया एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इसके बाद अपनी टाइप लिख दी स्ट्रिंग। ये बन गया, देखिए एरर सारे चले गए, ये बन गया मेरा ऑप्शनल पैरामीटर इस तरह से। ठीक है, एक फंक्शन बनाया फॉर्म, इसको एक पैरामीटर असाइन किया नेम का, और एक असाइन किया फीडबैक का। ये मेरा ऑप्शनल पैरामीटर है। जैसे ही मैंने लिखा फीडबैक यानी अपने पैरामीटर का नाम, इसके फौरन बाद मैंने एक लगाया क्वेश्चन मार्क इस तरह से। याद रहे, ये पैरामीटर के नाम के बिल्कुल बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, कॉलन वगैरह के बाद नहीं आएगा, ये गलत सेंटेंस है। तो आप पैरामीटर के नाम के फौरन बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, कॉलन लगा के उसकी टाइप। अब मैंने रख दी स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे। सारी चीजें वही है, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, नेम में मैंने अपना नाम लिख दिया। ये तो मेरे पास जो है वो मैंडेटरी है कि भाई ये तो नाम तो मुझे असाइन करना ही पड़ेगा, कॉमा फीडबैक। ठीक है, अब जो मेरा दूसरा पैरामीटर है वो क्या है, फीडबैक। तो यहाँ पे मैंने लिख दी। पहले क्या होता था कि भाई दो आर्गुमेंट दिए, अब दो पैरामीटर दिए, लेकिन आर्गुमेंट एक ही दिया। अब देखिए यहाँ कोई ऐसा एरर नहीं आ रहा, आर्गुमेंट दो है बट सॉरी पैरामीटर दो है बट आर्गुमेंट एक ही है। इसका मतलब ये ऑप्शनल है। तो वो क्वेश्चन मार्क लगाने से टाइप स्क्रिप्ट खुद ही समझ रहा है कि जो दूसरा पैरामीटर है वो ऑप्शनल है, तो यूजर इसका आर्गुमेंट दे या ना दे कोई बात नहीं। देखिए मैंने इसका क्वेश्चन मार्क हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा कंसोल में लिखा है, मुझे तो फॉर्म में लिखना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया अली। देखिए ये मुझे क्या एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड टू आर्गुमेंट्स बट गॉट वन। अब मैं क्या करता हूँ, फीडबैक के फौरन बाद लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क। देखिए ये एरर चला गया, कोई एरर नहीं। इसका मतलब टाइप स्क्रिप्ट क्वेश्चन मार्क लगाने से ये समझ गया कि जो दूसरा पैरामीटर है वो ऑप्शनल है, तो इसका आर्गुमेंट हो या ना हो बात एक ही है। मैंने बिगर पैरामीटर बिगर आर्गुमेंट के इसको चला के देखता हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो मेरे पास अनडिफाइंड आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने उस पैरामीटर की टाइप डिफाइन सॉरी आर्गुमेंट दिया ही नहीं है। अब मैं फीडबैक में लिख दूं कि भाई ये गुड, ये क्लास बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, गुड।
पहले पैरामीटर में क्या आएगा अली और दूसरे पैरामीटर में गुड क्लास गुड क्लास। तो देखिए अनडिफाइंड चला गया। अब क्योंकि दूसरे पैरामीटर को आर्गुमेंट मिल गया तो गुड क्लास आ गया। मैं जो भी लिखूंगा वो फीडबैक में आ जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया ना लाइक क्लास, तो यहाँ पे क्या आएगा आर्गुमेंट में? बोले भाई जितनी जोश से गुड क्लास बोला था, हम नालायक भी बोले अपने आप को? नहीं नहीं, आप लोग नालायक नहीं है, आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये सीन है आपके पास ऑप्शनल पैरामीटर्स का। ठीक है, चले जल्दी से इस कोड को अपने पास लिखें। अच्छा लिख भी लिया, चले लिखें इसको, फिर हम आगे चलते हैं। सेम चीज आप फंक्शन में कर सकते हैं, इंटरफेसेस में भी कर सकते हैं, और यानी ऑब्जेक्ट्स के साथ भी कर सकते हैं। अभी हम इसको फंक्शन के साथ किया है, अभी हम इसको देखते हैं इंटरफेस के साथ भी। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, चलें जी जल्दी इसको अपने पास नोट डाउन करें। कर लिया नोट डाउन? सबको क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस सर। चले नाइस, ये हमने देख लिया फंक्शन के साथ। अब हम इसको देख लेते हैं इंटरफेस के साथ भी। इंटरफेस क्या होता है, कोई बताएगा? और अच्छा ठीक है, और कोई बताएगा? सही है। और यहाँ पीछे से कोई एक्टिविटी नहीं है, ना लड़कों में ना लड़कियों में। इंटरफेस क्या होता है हमने लास्ट क्लास में देखा है। डेटा टाइप डिफाइन कर अच्छा, इंटरफेस आप लोगों को पता है कि जब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करना हो तो आप इंटरफेस यूज कर सकते हैं। मैंने लिखा इंटरफेस, इसके बाद क्या करूं? इसके बाद क्या करूं? नेम। इंटरफेस का नाम मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट, और इसके बाद मैंने लगाए इज इक्वल्स टू लगाऊं कि डायरेक्ट ऐसे ही चल जाएगा? डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट्स। ये मेरा एक इंटरफेस क्रिएट हो गया। मैंने यहाँ लिख दिया नेम, इसकी टाइप हो गई स्ट्रिंग। ठीक है, कॉमर्स। अच्छा ठीक, सही है। Yes, ये sir. मैंने इंटरफेस क्रिएट किया। इसके बाद वही चीज है, मैंने लिख दिया प्राइस। प्राइस के फौरन बाद यानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के फौरन बाद वही रूल है, मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद मैंने लिख दिया नंबर। ठीक है, अब ये जो मेरी प्राइस की जो प्रॉपर्टी है वो हो गई ऑप्शनल। तो मैं प्राइस दूं या ना दूं बात एक ही है। इसको मैंने यूज कर लिया लेट प्रोडक्ट। इसकी क्या टाइप होगी? प्रोडक्ट। यही होगी कि स्ट्रिंग होगी? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू इस तरह से। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये मुझे सिर्फ कह रहा है कि भैया प्रॉपर्टी नेम इज मिसिंग। क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी नेम इज मिसिंग। हालांकि लिखा तो मैंने प्राइस भी, प्राइस क्यों नहीं दे रहा? इस क्वेश्चन मार्क की वजह से इसको पता चल गया कि भैया ये जो प्राइस की प्रॉपर्टी है ये ऑप्शनल है, तो ये यूजर असाइन करे या ना करे बात एक ही, सॉरी असाइन करे या ना करे कोई बात नहीं। मैंने लिखा नेम, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल ब्रेड। ठीक है, अब देखिए मुझे कोई एरर नहीं देगा। पहले मैं जितनी प्रॉपर्टीज ऊपर स्कीमा में इंटरफेस में डिफाइन करता था वो मुझे नीचे भी डिफाइन करनी पड़ती थी। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी ऊपर नीचे भी है तो कोई बात नहीं है। प्राइस की प्रॉपर्टी नहीं, देखिए कोई एरर नहीं दे रहा। ठीक है, अब आपको पता है कंसोल कराएंगे तो क्या आएगा। अच्छा, कंसोल ये प्रोडक्ट होगा वेरिएबल या ये इंटरफेस होगा? वेरिएबल होगा, इंटरफेस होगा? वेरिएबल। वेरिएबल होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि कंसोल हमेशा वेरिएबल ही होता है। चले जल्दी से इसको अपने पास नोट डाउन करें। हेलो 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 हेलो। चलिए जल्दी से इसको अपने पास नोट डाउन करें। कि इंटरफेस में फंक्शन के पैरामीटर में क्वेश्चन मार्क भी लग रहा है। ठीक है जी, ये चीजें आपने पहले पढ़ी हुई है इसलिए मैंने स्पीड थोड़ी तेज रखी हुई है, क्योंकि ये सब आपने पढ़ा, इसमें सिर्फ नई चीज आपके लिए क्वेश्चन मार्क थी, इसलिए आप लोगों को चीजें रिवीजन भी हो रही होंगी होपफुली। एक सवाल है, इसका जवाब सोच के रखें कि इंटरफेस में और टाइप एलियास में क्या डिफरेंस है।
अभी जवाब नहीं देना, बस सोच के रखिए अपने जहन में। और टाइप दोनों कीवर्ड से हम टाइप डिफाइन करते हैं अपनी टाइप एलियास। अच्छा, डिफरेंस इसमें ये है कि अगर हम इंटरफेस यूज करते हैं ना, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल में इंटरफेस यूज किया हुआ है, हम इंटरफेस से कीवर्ड से जो भी टाइप डिफाइन करते हैं ना उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब एक्सटेंड का मतलब क्या है, एक ट्री होता है, पहले हम बनाते हैं पेरेंट क्लास, हमने एक पेरेंट वेरिएबल सारी टाइप्स डिफाइन की अपनी, उसके बाद हम चाह रहे हैं कि हम एक और वेरिएबल बनाएं और उसको एक्सटेंड करवाएं। लाइक अगर हमने एक और वेरिएबल डिफाइन किया और उस क्या क्लियर है आवाज? अच्छा, इंटरफेस से होता ये है कि हम अगर कोई टाइप डिफाइन कर रहे हैं ना अपनी, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड से मुराद ये कि हमने दो टाइप डिफाइन की और एक टाइप के अंदर हमने दो वेरिएबल्स की टाइप डिफाइन की और एक में एक की थी। अब जब हम दोनों को अलग अलग यूज कर सकते हैं, अब हम ये चाह रहे हैं कि हम एक और टाइप डिफाइन करें और उसके अंदर वैसे तो हम सिर्फ एक ही टाइप डिफाइन करें, लेकिन जो हमने ऊपर टाइप डिफाइन किया है ना उसके अंदर जो वेरिएबल्स जो हमने रखे हैं वो भी उसमें इंक्लूड हो जाए। इसको इस तरीके एग्जांपल ले लें कि हमने एक टाइप बनाया इंटरफेस से, जैसे यहाँ पे बनाई है इंटरफेस प्रोडक्ट के नेम से, और इसमें हमने दो वेरिएबल्स टाइप डिफाइन की है, एक रखी है नेम और एक प्राइस। अब अगर हम इसको एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं, एक्सटेंड से मुराद ये कि हम पेरेंट क्लास की एक चाइल्ड क्लास बना रहे हैं या पेरेंट टाइप की एक चाइल्ड टाइप बना रहे हैं, उसको हम एक्सटेंड करवाएंगे तो उससे होगा ये कि जब हम एक और टाइप डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर पेरेंट की जो टाइप्स है ना वो भी खुद ब खुद रिसीव हो जाएंगी। हम उसको डिफाइन नहीं करेंगे लेकिन उसको रिसीव हो जाएंगी। तो जब वो जो अपना चाइल्ड क्लास बनाई है या चाइल्ड टाइप जो बनाई है, जब उसको हम असाइन करेंगे तो हमें पेरेंट टाइप के अंदर जो हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं हमें वो भी इसको डिफाइन करने पड़ेंगे। अच्छा, तो इंटरफेस और टाइप एलियास का आपने अभी एक डिटेल्ड, अच्छा यहाँ से एक स्टूडेंट ने बोला इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, किसने बोला था? बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बात बोली आपने। इंटरफेस में इनहेरिटेंस होती है कि हम पेरेंट की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। तो अच्छा, आपने अच्छा पिक किया है। तो इनहेरिटेंस का, ओ सॉरी, इंटरफेस का और टाइप एलियास का आपने अभी एक बिल्कुल टेक्निकल और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सुनी, ठीक है? ये तो हो गई एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एक सिंगल वन लाइनर जो सवाल अब आप लोगों में से कौन देगा जवाब इसका? जी सही है, और वो तो सिंटैक्स हो गया ना। अच्छा, और भाई पीछे से कोई बताए, गलत बताए लेकिन बताए, क्लास में पार्टिसिपेट तो करे, टूटा फूटा बताए, लड़कों में से लड़कियों में से। अच्छा, तो इंटरफेस और टाइप एलियास का एक डिफरेंस छोटा सा ये है कि इंटरफेस में आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? इंटरफेस है, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, ये आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है? और टाइप एलियास में भी आपके पास एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट का, एक फीचर, एक फैसिलिटी है कि आप ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करें। जब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करने की बारी आती है तो आप फ्री है, आपकी मर्जी, आप इंटरफेस यूज करें या टाइप एलियास यूज करें। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि इंटरफेस में आप सिर्फ ऑब्जेक्ट रखते हैं और टाइप एलियास में आप स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरे वगैरह भी रख सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टाइप नेम, इसकी मैंने टाइप रख दी स्ट्रिंग, तो ये टाइप एलियास है, इसको अब मैंने नाम रखा नेम, या मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉय नेम और इसकी टाइप रख दी स्ट्रिंग। अब मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा कॉन्स्ट नेम, इसकी टाइप मैंने रख दी एम्प्लॉय नेम और इसको यहाँ पे मैंने असाइन कर दी वैल्यू। ये बात हो गई मेरी यहाँ पे खत्म, ठीक है? तो टाइप एलियास क्या होता है? आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ भी यूज हो सकता है, जो कि स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरे होता है,
लेकिन स्ट्रिंग नंबर बूलियन होता है। फिर आप उसको एरे भी रख सकते हैं, यूनियन भी रख सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। लेकिन जब इंटरफेस की बारी आती है, अब मैं इस टाइप एलियास को इस इंटरफेस को प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ यूज नहीं कर सकता। मैं लिखा इंटरफेस एम्प्लॉय नेम और इसको मैंने रख दिया स्ट्रिंग। इंटरनेट थोड़ा स्लो अभी आ जाएगा, देखिए आ रहा है। इंटरफेस लिखा मैंने, एम्प्लॉय नेम किया और इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप असाइन कर दी। तो देखिए ये एरर आता है। ठीक है, देखिए ये एरर दे रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे कर्ली ब्रैकेट लगा के ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ही यूज करना पड़ेगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है टाइप एलियास और इंटरफेस का। टाइप एलियास प्रिमिटिव डेटा टाइप, इंटरफेस विद ओनली ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? नो सर। जी